हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुमार कौशल क्लासेस। आज हम 1857 के विद्रोह पर बात करेंगे, चूँकि यहीं से वास्तव में अगर आप देखेंगे तो आधुनिक भारत की शुरुआत हालांकि तो 1757 से ही शुरू हो जाती है, लेकिन वास्तव में जो सवालों की फहरिस्त है वो उसकी शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। तो 1857 की क्रांति से ही आपको वास्तव में यहीं से राष्ट्रीय मूवमेंट में प्रवेश करने का एक आधारभूत ढांचा प्राप्त होगा। 1857 का जो विद्रोह था, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इसकी महत्ता को लेकर के और इसके स्वरूप को लेकर के तमाम इतिहासकारों के द्वारा समय समय पर किताबें लिखी गई हैं और रिसर्च इस पे आज भी चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था, इसके पीछे के कारण क्या थे या किन परिस्थितियों में इसका उद्भव होता है। तो आइए ज़रा सा हम देखते हैं कि जब भारत में 1857 की क्रांति की किरण जो है वो धीरे धीरे प्रस्फुटित होना शुरू होती है, तो इसके पीछे के कारणों पर हम चर्चा करने का प्रयास करें तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद और ब्रिटिश व्यापारिक शोषणवाद का जो विकास हुआ, उसने भारत के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया। चाहे वो भारत का शासक वर्ग हो, चाहे वो सैनिक वर्ग हो, कृषक वर्ग हो, जमींदार वर्ग हो, शिल्पी वर्ग हो, श्रमिक वर्ग हो, अर्थात भारत के प्रत्येक वर्ग को अंग्रेजों के जो साम्राज्यवाद का विकास है और इसी के साथ साथ जो उनके व्यापारिक लाभ की नीतियां हैं, उसने सबको प्रभावित किया। और इसी का परिणाम रहा कि तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक और सामाजिक कारणों की वजह से 1857 की क्रांति प्रस्फुटित हुई। लेकिन इस क्रांति के समय कौन क्या था, इस विद्रोह के समय, हालांकि क्रांति, इसको 1857 की क्रांति कहना उचित है कि नहीं, ये विवाद का प्रश्न है। तो हम विद्रोह की ही बात करेंगे, 1857 के विद्रोह की चर्चा करेंगे। क्रांति का नाम इसे ना दिया जाए तो ज़्यादा बेटर। हालांकि स्वरूप पर चर्चा करते समय आप इसके पक्ष विपक्ष दोनों को तर्क दे करके परिभाषित कर सकते हैं, इतने पर्याप्त उदाहरण हमारे पास हैं। तो बहरहाल हम बात करेंगे विद्रोह पर ही। तो 1857 के विद्रोह के समय आप अगर यहाँ पे नज़र डालें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामस्टन। ये वन लाइनर सवाल है, पूछे जाते हैं, तो पहले इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसके स्वरूप और इसके कारणों पर चर्चा की जाती है। जैसे देखिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था और इस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी वो थी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के समय ही 1857 का विद्रोह भारत में हुआ था। और भारत में इस समय जो मुगल बादशाह थे वो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनको बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से जानते हैं। और इसी के समय जो इंग्लैंड में विपक्ष का नेता था, भारत में नहीं, इंग्लैंड में विपक्ष का नेता था बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ये इंग्लैंड में विपक्ष का नेता था। और भारत के दिल्ली में एक शायर जिंदा थे जिनका नाम था मिर्ज़ा गालिब। गालिब से आप लोग परिचित होंगे, तमाम इनकी शायरियाँ आपके सोशल मीडिया पर टहलती रहती हैं। तो मिर्ज़ा शायर जो हैं, ये शायर मिर्ज़ा गालिब ये भी जिंदा थे। एक बार ये सवाल पूछा गया है कि सन 57 के विद्रोह के समय भारत में कौन से बड़े महत्वपूर्ण शायर जिंदा थे उस समय, तो ये ही थे मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, तो ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है कि सन 57 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि 57 के जो विद्रोह चिन्ह थे वो था लाल कमल और रोटी। क्या था? लाल कमल और रोटी, ये प्रतीक चिन्ह था, 57 के विद्रोह का प्रतीक था। तो ठीक इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, सन 57 के विद्रोह का स्वरूप क्या है। तो स्वरूप पर अगर आप नज़र डालें तो तमाम इतिहासकारों के द्वारा, तमाम विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम से इसको जाना गया। जैसे आप ये देखेंगे कि सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष बताया गया टी.आर. होम्स के द्वारा, एक इतिहासकार है। अच्छा, यहाँ पे आप ये चीज़ भी देखेंगे कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने या अंग्रेजी इतिहासकारों ने इसको एकदम तुच्छ या छोटा या सैन्य विद्रोह साबित करने का प्रयास किया है, जबकि भारत में भी कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है। हालांकि बहुत सारे भारतीय विद्वान इसे पहला भारत का स्वतंत्रता संघर्ष मानते हैं। आइए देखते हैं कि कौन क्या मानता है। जैसे हमने कहा कि टी.आर. होम्स एक इतिहासकार है जिन्होंने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष बताया, जबकि बेंजामिन डिज़रायली इसे भारत का राष्ट्रीय संघर्ष कहता है।
जबकि सर जॉन सीले नाम का एक इतिहासकार है जिसने इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है, या सिपाही इम्यूनिटी की संज्ञा दी है, जिसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। तो सर जॉन सीले नाम के इतिहासकार ने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था और इस पर इसने व्यापक प्रकाश डालने का भी प्रयास किया। भारत में एक नाम आप बार बार सुनते होंगे, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बीडी सावरकर ने कहा, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि 1857 का विद्रोह नहीं बल्कि यह क्रांति था। कैसा क्रांति था? यह एक सुनियोजित राष्ट्रीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस तरह की बात बीडी सावरकर कहते हैं। जबकि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसे कहते हैं यशवंत सेन कि यह भारत का स्वतंत्रता संग्राम था। जबकि आरसी मजूमदार नाम के एक इतिहासकार ने यह कहा कि सन 57 का विद्रोह ना तो पहला था, ना तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संघर्ष था। तो कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये तो हो गया, हमने जहाँ कहा कि कौन क्या था, 57 के विद्रोह के समय कौन क्या था, इसकी एक झलक हो गई। और दूसरी बात हमने स्वरूप पर चर्चा कर लिया कि कौन क्या मानता है। ये सीधा सीधा पूछ लेता, जैसे पूछा जाता है एकदम सेंटेंस ही दे देगा कि 1857 का विद्रोह ना तो पहला, ना तो स्वतंत्रता, ना ही राष्ट्रीय संग्राम था। ये कौन कहता है? तो मजूमदार कहते हैं, ठीक है। बीडी सावरकर को पूछेगा कि 57 की क्रांति नियोजित और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा है? तो बीडी सावरकर को आपको बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये वन लाइनर है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आइए हम अब चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के मूल रूप से कारण क्या थे। चूँकि आप अगर कारणों पर चर्चा करें तो कारणों पर चर्चा करते समय एक चीज़ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी विद्रोह की शुरुआत या किसी भी क्रांति की शुरुआत तमाम कारणों से होती है, उसके लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होते हैं। जैसे अगर आप बात करें सन 57 के विद्रोह की, तो इसके कारणों के पीछे जो आप तर्क देंगे वो आप सार्वभौमिक सत्य होंगे तो ही वो मान्य होंगे, अन्यथा वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे एक चीज़ हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो राजनैतिक कारण था, राजनैतिक कारण, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। मूल रूप से आप देखेंगे कि 57 के विद्रोह के पीछे के जो अनेक कारणों में जैसे राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण और तात्कालिक कारण, इतने कारणों पर हमको चर्चा करनी है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या हैं। पहले आप इस पर अगर आप नज़र डालें कि राजनीतिक कारण क्या है, तो राजनीतिक कारणों के अंतर्गत आप ये पाएंगे कि भारत में आप देखेंगे तो दो लोग, एक का नाम है डलहौजी और दूसरे डलहौजी ने क्या किया कि हड़प नीति को लागू किया, हड़प नीति, या इसी को व्यपगत सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है वेलेज़ली भारत में सहायक संधि की शुरुआत की, जब डलहौजी के द्वारा भारत में हड़प नीति को शुरू किया गया तो इसके साथ दत्तक पुत्रों को अवैध घोषित कर दिया गया और ये नियम बनाया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास खुद का स्वजन कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे उसको उत्तराधिकारी को अयोग्य घोषित करते हुए और उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाएगा। इसके तहत आप देखेंगे कि झांसी, जैतपुर, सतारा, संबलपुर, तमाम ऐसे क्षेत्रों को डलहौजी ने इसी नीति के आधार पर व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसी को आप हड़प नीति कहते हैं, तो डलहौजी की हड़प नीति के आधार पर तमाम भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ वेलेज़ली ने सहायक संधि को लागू करके तमाम ऐसे क्षेत्रों को, तमाम ऐसे राज्यों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो इस तरीके से जो भारत के राजा महाराजा थे उनको लगा कि यार अंग्रेजों के साथ रह करके हम वास्तव में हमारा साम्राज्य सुरक्षित नहीं है। तो एक तो ये कारण हो गया कि भारत के जो जमींदार थे, जो शासक वर्ग था, ये वास्तव में इससे अब डरने सा लगा था कि किसी भी कारण को लगा करके ये लोग हमारे राज्य को हड़प सकते हैं। इसी राजनीतिक कारण के साथ एक कारण आप ये देखेंगे प्रशासनिक कारण भी, इसी को जोड़ के आप चर्चा अगर करें, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, तो प्रशासनिक कारण भी अगर इसमें आप जोड़ लें तो भारत में जो भारतीय कामगार थे या जो भारत में अंग्रेजी सेवा में लगे हुए लोग थे,
उनको बहुत कम ही पदोन्नति का चांस था और अंग्रेजी अधिकारियों के प्रति उनकी सापेक्षता में अगर देखा जाए तो जिस एक ही पद पर भारतीय और अंग्रेज दोनों हैं तो दोनों के वेतन में बहुत बड़ा अंतर होता था। भारतीयों को 500 के आसपास वेतन मिलता था, अगर वहीं बात करें अंग्रेज अधिकारियों की तो अंग्रेजों को काफ़ी बड़ी मात्रा में वहां से उनको वेतन दिया जाता था। तो एक तो ये हो गया कि प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव किए जा रहे थे वेतन के स्तर पर। दूसरी बात कि भारतीयों को, भारतीय अधिकारियों को उच्च पदों पर कभी भी नहीं बैठाया जा सकता था, ऐसा ब्रिटिश के रूल थे। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत में जो भी अधिकारी के तौर पर काम कर रहा था ब्रिटिश साम्राज्य में या ब्रिटिश कार्यालय में, उसके साथ भी वहाँ काले गोरे का भेदभाव हो रहा था। तो यह भी एक बड़ा कारण है, राजनीतिक कारण के साथ साथ प्रशासनिक कारण, कि जो धीरे धीरे इन लोगों के मन में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति एक विद्रोह की भावना को जन्म दे दिया और जैसे ही मौका मिला उन्होंने विस्फोट कर दिया, उन्होंने विद्रोह का साथ देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका राजनीतिक कारण। अगर दूसरे कारण की हम बात करें जिसे हम सैनिक कारण कह सकते हैं, तो सैनिक कारण के आधार पर हम देखेंगे कि जैसा हमने कहा कि एक तो प्रशासनिक स्तर पर इनके साथ भेदभाव होता था, तो सेम चीज़ ये सैनिकों के साथ भी होता था। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय है और अंग्रेजी सेना में शामिल हुआ है तो उसे एक तो उच्च पद पर जाने से रोका जाता है। दूसरी चीज़ वेतन का भी एक बड़ा इसमें मामला आता है कि जहां भारतीय सैनिकों का वेतन कम होगा वहीं पे अंग्रेज सैनिकों का वेतन अधिक होगा। इसके अलावा जैसे आप जब जानते हैं, जब आप ये देखेंगे कि कई बार भारत में सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत करी थी। सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो हेक्टर मुनरो की सेना में सबसे पहला अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध या अंग्रेजी सेना के विरुद्ध ये संघर्ष किया गया था सैनिकों के द्वारा, और वो सैनिक बगावत करके मीर कासिम की सेना में जाकर के शामिल हो गए थे। तो पहली बार सैनिकों का विद्रोह वहाँ से दिखाई देता। उसके बाद रंगून का जब अभियान था, या जब म्यांमार जाकर के या फिर अफगान जाकर के भारतीय सैनिकों को अभियान पर जाना पड़ा तो सैनिकों ने वहाँ पे विद्रोह किया। जैसे भारत में या भारतीय सामाजिक मान्यता ये थी कि अगर कोई सैनिक समुद्र लांघ करके समुद्र पार जाकर के कोई अभियान करता है तो वास्तव में वह उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस तरह की सामाजिक मान्यता, धार्मिक मान्यता थी भारत में। और जब कोई सैनिक ये किसी भी बाह्य आक्रमण पर जाता था अंग्रेजों की तरफ से और वापस आता था तो उसके साथ बड़ा भेदभाव होता था। तो ये क्या किया कि जब रंगून जाने का फरमान जारी हुआ सैनिकों को तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो ऐसा नहीं कि पहली बार सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1806 में सैनिकों ने बेल्लौर में विद्रोह किया था। 1806 में सैनिकों ने बेल्लौर में विद्रोह कर दिया। और इसी के साथ साथ अगर एक बात और देखें, 1824 में सैनिकों ने विद्रोह किया था। 1824 में बैरकपुर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था पक्षपात रवैये के कारण। और इसी के साथ 1842 में फिरोजपुर के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। तो वैसा नहीं कि 1857 में अचानक सैनिकों ने विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। सैनिकों ने जब भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया या जब भी सैनिकों को लगा तो सैनिकों की टुकड़ियों ने विद्रोह किया। ये बात अलग है कि जिस सैनिकों की टुकड़ियों ने विद्रोह किया उस रेजिमेंट को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया। तो सैनिक कारण भी अपने आप में एक बड़ा कारण था 1857 की क्रांति के या 1857 के विद्रोह के उद्भव में। अगर हम यहीं पे सामाजिक और धार्मिक कारणों की चर्चा करें तो सामाजिक और धार्मिक कारणों के आधार पर आप देखेंगे कि जो भारतीय धार्मिक कारण है या भारतीय मान्यताएं हैं ये बड़ी जड़ तक समाहित हुई हैं। जैसा एक एग्जाम्पल तो हमने ये दिया कि भारत में जो जातिवाद है ये बड़े चरम पर था और अंग्रेजों की सेना में उच्च जाति के ज़्यादातर लोग भर्ती हुए थे और ज़्यादातर उसमें 70 से 80% लोग तो उत्तर भारत के उत्तर प्रांत अर्थात जिसे आप उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, अवध के नाम से जानते हैं, तो ज़्यादातर सैनिक जो हैं ये अवध से ही शामिल होते थे जो उच्च बिरादरी के होते थे। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि जब इनके साथ भेदभाव होता था, जो भारतीय निम्न वर्ग के सैनिक थे और उच्च वर्ग के सैनिकों को एक साथ रखा जाता था तो वहाँ भी भेदभाव की स्थिति दिखाई देती है, कई बार संघर्ष हुए। दूसरी चीज़
कि जो हमने कहा कि अगर भारत के बाहर या समुद्र पार जाकर के किसी से आक्रमण करना है, युद्ध करना है, तो भारत का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, खतरे में पड़ जाता था। जब कोई सैनिक वापस अपने गांव पहुंचता था तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। लोग उसे बिरादरी से बेदखल कर देते थे, गांव से बेदखल कर देते थे, उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे। तो ये जो भारत का एक बड़ा जटिल सामाजिक और धार्मिक मुद्दा है, ये भी वास्तव में सामाजिक धार्मिक कारणों के आधार पर इसको समझा जा सकता है। दूसरी बात कि सामाजिक और धार्मिक कारणों ने कैसे बड़ी मात्रा में इसमें अपनी भूमिका निभाई। सामाजिक कारणों में आप देखेंगे कि जैसे भारत में आप शुरू से ही जानते हैं कि सती प्रथा का प्रचलन था और बाल विवाह का प्रचलन था। इसके अलावा पर्दा प्रथा, बाल विवाह बताया ही आपको, शिशुवध, ये तमाम ऐसी कुरीतियां भारत में चल रही थी, तमाम ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी जो समाज में जड़ तक बैठ बना चुकी थी। और तमाम बार अंग्रेजों ने ऐसे सामाजिक नियमों अधिनियमों के द्वारा जब इन सब को प्रतिबंधित कर दिया, हालांकि ये भारत में सुधार हो रहा है, भारत में सामाजिक सुधार किया जा रहा है अंग्रेजों की तरफ से, लेकिन चूंकि ये भारत में जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं ये धर्म से जुड़ी हुई हैं। आप भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं को कभी धर्म से अलग नहीं कर सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था अलग हो और धार्मिक व्यवस्था अलग हो। जैसे ही इन्होंने भारतीय सामाजिक कुप्रथाओं पर कुठाराघात करने का प्रयास किया, वैसे ही लोग अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध हो गए और इनके मन में दुर्भावना बस गई। अगर धार्मिक कारणों पर मूल रूप से आप चर्चा करें तो आप जानते हैं कि 1813 में एक चार्टर के आधार पर ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की छूट दे दी गई। 1813 के चार्टर के आधार पर भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार की छूट दी गई और ये छूट इतनी ज़बर थी कि ये लोग अब भारत में बड़े पैमाने पर धर्म का परिवर्तन करवाना शुरू कर दिए, ईसाई लोगों को बनाना शुरू कर दिए, जिससे लोगों के मन में विद्रोह की भावना आई और जैसे ही मौका मिला ये विद्रोह की चिंगारी एक बड़े ज्वाला के रूप में भड़क उठी। अगर इसमें आप ये देखें आर्थिक कारण के आधार पर, तो आर्थिक कारण के तहत हम ये चर्चा कर सकते हैं कि भारत में जब से ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना हुई तो धीरे धीरे उसने क्या किया, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और तमाम तरीके से व्यापारिक विकास वहाँ पे दिखाई देता है, तो भारत के जो लघु उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, जो भारत का दस्तकारी उद्योग था, जो भारत के सूती वस्त्र के निर्माण का उद्योग था, ये सब के सब जो छोटे छोटे लघु उद्योग थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। समाप्त का मतलब एकदम मृतकाय हो गए। अब उनको जिलाने के लिए कोई भी संजीवन बूटी काम ना करेगी। और तो और जितने बड़े पैमाने पर भारत में आर्थिक दोहन किया गया, भारत की आर्थिक व्यवस्थाओं का शोषण किया गया, उतने बड़े पैमाने पर इनके जो अपने कुटीर उद्योग थे उनको समाप्त भी किया गया। जब इनके भारतीय कुटीर उद्योग समाप्त होते चले गए तो जितनी तीव्र मात्रा में भारतीय कुटीर उद्योग समाप्त हुए उसकी अपेक्षाकृत जो औद्योगिक विकास था और लोगों को रोजगार देने का काम था वो बड़ी लचीले गति से था, बड़ी ढीले गति से था। तो इसलिए आर्थिक कारण भी एक बड़ा पहलू बन जाता है। और इसके साथ साथ भारत में जो तमाम समय पर अनेक समय पर अलग अलग प्रकार से जो आर्थिक नीतियों को लागू किया गया, उन आर्थिक नीतियों ने भी जमींदारों को, श्रमिकों को, किसानों को तमाम तरीके से प्रभावित करती हैं, जिसके कारण कई बार किसानों ने विद्रोह किया, जमींदारों ने विद्रोह किया, सैनिकों ने विद्रोह किया। तो ये तमाम आर्थिक कारण हैं जिसकी वजह से यह विद्रोह एक अहम भूमिका आर्थिक कारण इसमें निभाता है। लेकिन इन तमाम कारणों के रहने के बावजूद भी जो सबसे ज़बरदस्त कारण होगा विद्यार्थियों, वो होगा तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण पर अगर आप चर्चा करें तो वास्तव में इस घटना को स्फुटित होने में, इस घटना को विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है तात्कालिक कारण। माजरा क्या हुआ जरा समझिए कि जो ये सामाजिक, राजनीतिक, सैनिक कारण और आर्थिक कारण समय समय से चले आ रहे थे और जो छोटे छोटे जमींदारों का, सैनिकों का, शिल्पियों का, श्रमिकों का
जो छोटा छोटा विद्रोह होता चला जा रहा था, लोगों के मन में अंग्रेजी धारणा के प्रति, अंग्रेजी कामों के प्रति जो ऐसी धारणा बन रही थी, वो एक इनके मन का जो गुब्बार था, एक चिंगारी के रूप में संचित होता चला जा रहा था, जो 1857 में एक बड़ा धधकते हुए गोले के समान विस्फोट हो चुका। और तत्कालिक कारण के आधार पर हम देखते हैं कि एक बड़े पैमाने पर 1857 के विद्रोह को भारत के उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार होता है। तात्कालिक कारण में आप देखें कि सबसे पहली घटना इसकी घटती है 1856 में। 1856 में अंग्रेजी सरकार ने एक नियम पारित किया कि अब से जो पहले यूज की जाती थी मस्कीटो ब्राउस बैन, एक बंदूक हुआ करता था मस्कीटो ब्राउस बैन, ठीक है, या कहेंगे मस्कीटो या ब्राउस बैन। तो अंग्रेजी सरकार ने कहा कि मस्कीटो या ब्राउस बैन, इस बंदूक का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाएगा, अब नई तकनीकी पर आधारित राइफल इनफील्ड बंदूक का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी बंदूक का? राइफल इनफील्ड। अंग्रेजी सरकार ने 1856 में यह नियम पारित किया कि अब मस्कीटो अथवा ब्राउस बैन बंदूक के स्थान पर राइफल इनफील्ड गन का प्रयोग किया जाएगा। और कहा जाता है कि इस राइफल में जो कारतूस का प्रयोग किया जाता था, उसे प्रयोग करने से, दागने से पहले उसे दांत से खोला जाता था। और जब दांत से कारतूस को खोला जाता था तो उस स्थान पर जो ग्रीस का प्रयोग किया जाता था, उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी, ऐसी मान्यता है, ऐसी अफवाह फैल गई उस समय। तो हुआ क्या कि जब ये पता चल गया कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है, तो 23 जनवरी 1857 को दमदम के सैनिकों ने इस कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब दमदम के सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया तो ये हुआ, अच्छा 23 तारीख को तो दमदम में, और 26 जनवरी 1857 को बहराम के सैनिकों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और जैसे ही इन दोनों ने इसका विरोध किया तो फिर इन दोनों रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया। लेकिन ये बात जब निकली है तो दूर तक जाएगी, आप जान रहे हैं। जैसे ही ये बात निकली और आग की तरह फैल गई, और वास्तव में हम देखेंगे कि इसको लेकर के जो पहली महत्वपूर्ण घटना घटी वो 29 मार्च 1857 को घटी। 1857 में जो तत्कालिक कारण की पहली महत्वपूर्ण घटना है, पहली महत्वपूर्ण घटना कब घटी? 29 मार्च, डेट आप याद रखेंगे, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में घटी। बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने सैन्य अधिकारी कर्नल बाग और ह्यूसन की गोली मार करके हत्या कर दी और इस चर्बी युक्त कारतूस को प्रयोग करने से मना करते हुए विद्रोह कर दिया। जब मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट के सैनिक थे, जब इन्होंने विद्रोह किया और अपने अधिकारियों, शीर्ष अधिकारियों को गोली मार दी, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। तो बलिया के रहने वाले थे ये। जैसे ही इनको फांसी दी गई तो इसी के बाद हम देखते हैं कि 10 मई 1857 को पहली बार सशस्त्र विद्रोह हुआ। यह शब्द आप ध्यान देंगे, मेरठ से। तो हम ये कहेंगे कि 1857 के विद्रोह की वास्तविक शुरुआत, पहला सशस्त्र घटना कहाँ पे हुआ? मेरठ से घटित हुआ। कहाँ से? मेरठ से। किस तारीख को? तो 10 तारीख को। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने सशस्त्र विद्रोह करते हुए पूरे उस सैन्य खाने को लूट लिया, सैनिक शिविर को लूट लिया और विद्रोह करते हुए अपने सैनिकों को गोली मारते हुए, अपने सैन्य अधिकारियों को गोली मारते हुए ये जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, 10 मई को मेरठ से निकले। और 10 मई को शाम को जब ये मेरठ से विद्रोह करके निकले तो इनका टारगेट था दिल्ली। दिल्ली क्यों? क्योंकि दिल्ली, देखिए, दिल्ली में ही बहादुर शाह जफर रहते थे, लाल किले में।
और जब लाल कोई भी कार्य का संचालन होता है, कोई भी विद्रोही नेता अगर है तो वो दिल्ली ही जाकर के प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास करेगा। तो हर विद्रोही अपने अपने स्थान पर विद्रोह करके वो दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे। वह ये कि जब मेरठ में विद्रोह किया गया तो मेरठ के सैनिकों का एक बड़ा साफ उद्देश्य था कि किसी भी तरह से इस अपने विद्रोह का नेता चुनना। किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय को, जो अंतिम मुगल बादशाह थे। तो 10 मई को शाम को जब मेरठ से सैनिकों का जत्था निकला और पैदल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए, और दिल्ली की सड़कों पर अभी सुबह की किरण अपने पांव भी नहीं पसारी थी, लोगों के सुबह की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लोग अपने घरों बालकनी में बैठे भी नहीं थे अभी सुबह उठ करके, कि होते एकदम भोर में ही मेरठ से विद्रोही सैनिकों का जत्था 11 मई को अर्ली मॉर्निंग एकदम प्रातःकाल दिल्ली पहुंचा। और इसके सामने सबसे पहले दिखा दिल्ली का शास्त्रागार, जहां का प्रमुख था बिलोबी। तो सबसे पहले तो एक जगह इन्होंने आग लगाई, सरकारी आवास था उसे आग लगा दिया। और ये जब शास्त्रागार पर पहुंचते हैं तो शास्त्रागार में पहुंच करके इन्होंने शास्त्रागार को लूट लिया। हालांकि बिलोबी जो शास्त्रागार का प्रमुख था, कुछ पल उसने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन सैनिकों का मनोबल देख करके वो इनसे लड़ने का साहस ना कर सका और इन विद्रोहियों ने दिल्ली के शास्त्रागार को लूट लिया। और तुरंत ये पहुंचते हैं लाल किले के पास। लाल किले में पहुंचते हैं तो लाल किले में पहुंचने के बाद इन्होंने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की और बहादुर शाह जफर को भारत का महाराजा घोषित किया गया या सम्राट घोषित करने का इन्होंने प्रस्ताव दिया। और इस विद्रोह के नेतृत्व करने का इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लेकिन अब बुजुर्ग हो चुके थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंग्रेजों के पेंशन भोक्ता बन करके ही जीवन व्यतीत कर लें या मुगलों की खोई हुई सत्ता को कभी ये वापस ला सकते हैं। कुल मिला करके बहादुर शाह जफर ने यह तय किया कि हमें इन विद्रोहियों के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो, अंजाम चाहे जो भी हो। तो लगभग 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति बहादुर शाह जफर इन विद्रोहियों का साथ देने की योजना बनाता है और स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया, भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और उसी के बाद इन विद्रोहियों ने पूरे दिल्ली पर अपने आधिपत्य को स्थापित कर लिया। कई बार संघर्ष हुए दिल्ली में, अधिकारियों के साथ संघर्ष हुए, कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए दिल्ली में। और पूरे दिल्ली पर इन मेरठ के सैनिकों ने, इस विद्रोही सैनिकों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। और धीरे धीरे आसपास के जितने राजा थे, चाहे राजस्थान के शासक रहे हों, चाहे आसपास जो भी रहे हों, सबके पास इन्होंने सहयोग के लिए पत्र भेजना शुरू कर दिया। और तो और एक सैनिक परिषद का गठन किया गया, प्रशासनिक परिषद का गठन किया गया दिल्ली में, जो दिल्ली के प्रशासन का नेतृत्व करती थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली के प्रशासन में नेतृत्व तो एक परिषद के माध्यम से होता था, लेकिन उसका मुखिया बनाया गया था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को। लेकिन जल्दी ही हडसन और निकलसन के नेतृत्व में दिल्ली का दमन करने के लिए, दिल्ली के विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेजी सेना पहुंचती है। और एक लंबे संघर्ष के बाद दिल्ली में लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और बड़ी पैमाने पर कत्ले-आम करवाया जाता है और भारतीय सैनिकों की हत्या की जाती है, जिसमें बहादुर शाह जफर अपने पोते और बेटों के साथ इनको गिरफ्तार किया जाता है। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम था जीनत महल और बहादुर शाह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और इनके बेटे और इनके पोतों को लाल किले की दीवार पर खड़ा करवा के तोप से भून दिया गया। तो इस तरह से जब इनको गिरफ्तार किया गया बहादुर शाह जफर को और भेजा गया रंगून, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन बाद, तो बहादुर शाह जफर बड़े शायर मिजाज थे, बड़े शायर माने जाते हैं। इस समय देखेंगे कि दो ऐसे शासक हैं, एक तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, वो भी शायरी करते थे, और मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ये भी शायरी करते थे। तो बहादुर शाह जफर की शायरियों में अगर आप देखेंगे तो वास्तव में वो चीज़ झलकता है, ना तो मैं किसी का करीब हूँ, ना मैं किसी का हकीब हूँ, जो उजड़ गया वो हबीब हूँ, जो गुजर गया वो नसीब हूँ। इस तरीके से तमाम इन्होंने शायरियाँ लिखी हैं।
तो बहादुर शाह की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया, लेकिन इस विद्रोह का प्रसार इतने बड़े पैमाने पर उत्तर भारत में हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में नहीं हुआ। अभी हम चर्चा करते हैं आगे कि इसके सफलता असफलता के कारण क्या थे। जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और ये बात चारों तरफ फैली, तो भारत के जितने भी राजे महाराजा थे जिनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ था, जहां जो लोग भी अंग्रेजों से असंतुष्ट थे, उन्होंने इस विद्रोह का अपने अपने स्थानों से नेतृत्व करना शुरू कर दिया। और आपके एग्जाम के पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है कि कौन से नेता किस क्षेत्र का नेतृत्व करता है। तो यहां पे एक लिस्ट हमने बनाई हुई है कि कौन सा नेता कहां पे नेतृत्व करता है। वास्तव में आप देखेंगे कि सबसे पहली बात तो झांसी से हम शुरुआत करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और इनके जो पति थे गंगाधर राव। गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनका एक बेटा था, नाबालिग था, दामोदर राव। तो दामोदर राव उनका दत्तक पुत्र था गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई का, जिसको डलहौजी ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। और इस बात को लेकर के झांसी की रानी और अंग्रेजों के बीच में कई बार पत्र व्यवहार हुआ, पत्राचार हुआ। झांसी की रानी का यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि झांसी की रानी ने एक पत्र भेजा और कहा कि अगर आप हमारी शर्तों को मान लेते हैं तो हम आपका इस विद्रोह में सहयोग करेंगे, हम आपके विरुद्ध कभी ना होंगे, आप जितना कहेंगे हम आपका सहयोग करेंगे इस विद्रोह का दमन करने के, लेकिन आप हमारी झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय मत करिए। लेकिन अंग्रेजों ने जब इसको नहीं माना तो 4 जून 1857 को झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने और एक भयानक विद्रोह किया इन्होंने। और ग्वालियर होते हुए ये अपने संघर्ष को बढ़ाती रहीं, लेकिन अंततः 17 जून तक जाते जाते 17-18 जून तक जाते जाते ये अंग्रेजों से परास्त हुई। और जब ये परास्त हुई लक्ष्मीबाई, तो इनकी लाश को देख करके, इनकी बॉडी को देख करके अंग्रेज अधिकारी कहता है कि यहाँ पर सोई हुई ये महिला इस विद्रोह की अकेली मर्द थी। तो वास्तव में एक बड़ी चुनौती झांसी की रानी ने अंग्रेजों को दिया था झांसी से। तो झांसी से नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई ने। 4 ही तारीख की घटना है, 4 जून को ही लखनऊ से पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये लखनऊ से, लखनऊ में वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे और वाजिद अली शाह की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु का मतलब कि 1856 में जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध में कुशासन का आरोप लगाया गया और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। तो उनकी जो पत्नी थी, वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने क्या किया कि अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अपना उत्तराधिकारी बनाया और लखनऊ में विद्रोह करके अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया। लेकिन जब अंग्रेजों ने इनका दमन किया तो ये भाग करके नेपाल चली गई। कानपुर से 5 जून को कानपुर में नेतृत्व हुआ पेशवा के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। और जब मराठा साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया तो पेंशन भोक्ता के रूप में नाना साहब को कानपुर भेज दिया गया और कानपुर के बिठूर में ये रहते थे अंग्रेजों के पेंशन भोक्ता बन करके। लेकिन 5 जून को इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि जब अंग्रेजों ने इन पर अपना शिकंजा कसा तो यह भी सुरक्षा के निमित्त भाग गए नेपाल और तब जाकर के इनका कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। तो ये चीज़ आप यहाँ पे विद्यार्थियों ध्यान देंगे कि नाना साहब को कहा जाता है धोंधू पंत, इनका उपनाम था धोंधू पंत, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और तात्या टोपे को कहा जाता है रामचंद्र पांडुरंग। ये दोनों नाम आपसे पूछा जाता है कि नाना साहब का मूल नाम क्या था, तो धोंधू पंत था और तात्या टोपे का मूल क्या नाम था, तो रामचंद्र पांडुरंग था।
तो नाना साहब या धुधु पंत जब नेपाल चले गए तो कानपुर से इसका नेतृत्व किया तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ने, और रामचंद्र पांडुरंग को भी गिरफ्तार करके इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और अंग्रेजों ये जो कानपुर का है विद्रोह इसका भी दमन कर दिया गया। अगली बात है जगदीशपुर, बिहार में एक एरिया पड़ता है जगदीशपुर। जगदीशपुर में थे 70 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के साथ भी बड़ी जाति हुई थी और अंग्रेज इनके पूरे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में विलय कर लिए थे। इनकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर हड़प अपना स्थापित कर लिए थे। बार बार कुंवर सिंह ने पत्र भेजे, लेकिन कोई जब प्रत्युत्तर ना मिला अंग्रेजों की तरफ से तो इन्होंने विद्रोह कर दिया 57 में। कुंवर सिंह छुप करके 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे और बड़ी बहादुरी के साथ इन्होंने संघर्ष किया और बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया और वहां से बलिया होते हुए आजमगढ़ पहुंचते हैं और आजमगढ़ के अतरौड़िया नामक स्थान पर अंग्रेजों के साथ इनका एक भयंकर झड़प हुआ जिसमें इनका एक हाथ कट गया, लेकिन फिर भी ये वीरतापूर्वक लड़ते रहे बाबू कुंवर सिंह। लेकिन अंग्रेज इनको पकड़ ना पाए कभी और ये छुप छुप करके अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे अपने जीवन पर्यंत। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे विद्रोही नेता हैं जो अपनी मौत से मरते हैं। अंग्रेजों के साथ संघर्ष में नहीं मरे, ये अपनी मौत से मरे। और कुंवर सिंह के मरने के बाद इनके भाई साहब ने इसका नेतृत्व जगदीशपुर से किया। अगला है इलाहाबाद से लियाकत अली ने विद्रोह किया था। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और लियाकत अली भी इलाहाबाद में बड़े पैमाने पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया। फैज़ाबाद से अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था और कहा जाता है कि फैज़ाबाद से जब मौलाना अहमदुल्ला ने विद्रोह किया तो इनका विद्रोह इतना व्यापक था, इतना भयानक था कि अंग्रेज इनके विरुद्ध लगभग 50,000 का इनाम घोषित कर देते हैं। किसके विरुद्ध? अहमदुल्ला के खिलाफ। बरेली और रुहेलखंड से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। बरेली और रुहेलखंड से नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। जबकि राजस्थान के कोटा से, नाम आप जानते हैं, राजस्थान के कोटा से विद्रोह का नेतृत्व किया था जय दयाल और हरदयाल ने। दो भाई थे, जय दयाल और हरदयाल। राजस्थान के कोटा से इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। जबकि मथुरा से देवी सिंह ने और गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना ने और कश्मीर से गुलाब सिंह ने और गोरखपुर से गजोदर सिंह ने नेतृत्व किया था। अगर बात करें हम उड़ीसा के संबलपुर से, बार बार पूछा जाता है कि उड़ीसा अथवा संबलपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो उड़ीसा और संबलपुर से या उड़ीसा के संबलपुर से नेतृत्व किए थे उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही ने। यह पीसीएस में पूछा गया है। आप ये एक चीज़ ध्यान देंगे कि लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, कानपुर तो बार बार पूछा गया, बड़ा पुराना पैटर्न हो गया। आजकल जो पूछता है सवाल वो पूछता है जैसे फैज़ाबाद से पूछेगा, राजस्थान, बरेली, मथुरा, गंजाम, कश्मीर, गोरखपुर और उड़ीसा, संबलपुर, इन सब नए स्थानों से पूछ रहा है। तो इसलिए हमने इसको अपडेट किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़रूर नोट्स में अपने सबमिट करिएगा मित्रों। अगर 1857 में प्रवेश किया, घुसा वो क्वेश्चन करने के लिए, तो यहाँ से ज़रूर बनाएगा। और इतना अगर आपका तैयार है तो वास्तव में 1857 की क्रांति से सवाल आपका गलत नहीं होगा। एक चीज और अपील मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम चर्चा कर लेते हैं जरा सा 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे और इसके परिणाम क्या हुए। तो आइए हम चर्चा करते हैं असफलता और इसके परिणाम। 1857 की क्रांति के विभिन्न क्षेत्रों का जब दमन किया गया तो इसी के साथ हम ये देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित किया गया। 1858 के अधिनियम को जब पारित किया गया तो 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में ये हुआ। मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा और उस घोषणा पत्र के आधार पर कुछ मूलभूत बातों पर चर्चा की गई। जैसे हुआ, ये सबसे पहला काम ये किया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को भंग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। और अब ये हुआ क्या कि अब ये कहा गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी या तो अब व्यापार की स्थिति में रही थी या तो वो प्रशासन ही कर सकती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो अधिकार थे, प्रशासनिक अधिकार छीन लिया गया और अब ये सीधा सीधा ब्रिटिश ताज के हाथों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब कि अब भारत के प्रति कोई उत्तरदायी था तो वो कौन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी बन करके रह गई। भारतीय क्षेत्रों पर प्रशासन का अधिकार सीधा सीधा इंग्लैंड के हाथ में चला गया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। इसी के साथ ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है, अब तक जो कंपनी का गवर्नर जनरल होता था, उस गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। और एक बात और, जो हड़प नीति पहले से चली आ रही थी, हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया और जो गोद निषेध की प्रथा थी इसको लागू कर दिया गया, माने दत्तक पुत्रों को वैलिड कर दिया गया। और इसी के साथ साथ इन व्यवस्थाओं को भारत में संचालित करने के लिए जैसे इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और उसमें एक भारत सचिव का पद क्रिएट किया गया। भारत सचिव का पद क्रिएट किया गया जिसके 15 अन्य सदस्य थे, सलाहकारी सदस्य थे 15, और भारत सचिव के नाम से एक और पद क्रिएट किया गया जो ब्रिटेन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम करेगा। तो इस तरह से एक बड़ा व्यापक प्रभाव, बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है 1857 की क्रांति के बाद। हालांकि ये क्रांति या ये विद्रोह 1857 का जो विद्रोह था ये असफल रहा। तो इसकी असफलता के कई कारण हो सकते हैं। पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि विद्रोह का सीमित स्वरूप होना। विद्रोह का जो सीमित स्वरूप था, मतलब सिर्फ उत्तर भारत के कुछ राज्य इसमें शामिल हुए। भारत का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, भारत का जो शिक्षित वर्ग था, भारत का जो व्यापारी वर्ग था, ये इसमें शामिल नहीं होता है। बल्कि भारत के व्यापारी वर्ग तो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। भारत का शिक्षित वर्ग को कोई मतलब ही नहीं था इससे। तो जब भारत का शिक्षित वर्ग, भारत का व्यापारी वर्ग इसमें शामिल ना हुआ, इसमें केवल बड़ी मात्रा में सैनिक का शामिल होना, ये इसकी सफलता का एक कारण माना जाता है, इसकी असफलता का एक कारण माना जाता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय राजा थे उनकी गद्दारी और साथ ही साथ जो भारतीय सैनिक थे उनकी क्षमता और अंग्रेजी सैनिक क्षमता में काफ़ी अंतर था। हमारे पास विद्रोह के प्रसार को फैलाने के लिए बड़े कम साधन थे, जबकि अंग्रेजों के पास दमन करने के बहुत बड़े साधन थे। ट्रेन के माध्यम से और तमाम सूचनाओं के माध्यम से वो विद्रोह होने से पहले वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो अंग्रेजों की अपेक्षाकृत हमारा कमज़ोर होना, भारतीय शासकों का, भारतीय सैनिकों का कमज़ोर होना भी एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है, एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है इसके पतन का। अस्त्र शस्त्र कमी भी इसी में आप कह सकते हैं। उत्तर भारत में यह बड़े पैमाने पर तो देखा गया, लेकिन मद्रास इससे एकदम अछूता रहा। ये चीज़ आप जरूर ध्यान देंगे, मद्रास एकदम अछूता रहा। विद्रोह का प्रसार केवल और केवल उत्तर भारत में रहा, दक्षिण भारत अछूता रहा। इसमें मद्रास एकदम अछूता रहा। ये सवाल पूछा गया है कि सन 57 के विद्रोह से एकदम अछूता कौन सा राज्य रहा, तो वो था आपका मद्रास। विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा लेक्चर रहा। 1857 की क्रांति समाप्त हुई। अब अगले लेक्चर में हम एक दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।